अब मैं थोड़ा आगे मूव करता हूँ, ग्रुप 17 यानी हेलोजन फैमिली। ये तो आप फॉर्मूले देखते भी होंगे, O2S8 कहीं लिखा है। हेलोजन वाले में क्या आता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है, वाई, यहाँ कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, सबके लिए सेम क्वेश्चन है, वाई हेलोजन्स एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक स्टेट, दो एटम की स्टेट में मिलते हैं, जैसे बेटा F2 Cl2 Br2 I2। ऐसा क्यों होता है? सीधा सा लॉजिक है बच्चों, देखो कोई भी हेलोजन है, मान लिया मैंने फ्लोरीन लिया, मैंने पहले भी सिखाया था ना इंटर हेलोजन में कि हर एक हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, या नोबल गैस से इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, क्या हो जाएगा बेटा 2 7। क्लोरीन है बेटा, क्या लग रहा है आपको देख के कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इनको, एक की। उसको पूरा करने के लिए बेटा एक हेलोजन एटम अपने एक और एटम से जुड़ जाएगा। पंगा ही नहीं ना फालतू का कि 2 चाहिए कि 3 चाहिए, एक हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम से जुड़ा, इसको भी एक चाहिए, एक और एटम से जुड़ गया, वो काम पूरा हो गया, इसलिए स्टेट क्या होगी इनकी डायएटॉमिक। आई बात समझ? तो क्या बोलेंगे बेटा, ईच हेलोजन एटम, हर एक हेलोजन के एटम को हैज नीड ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हेलोजन क्या करेगा बेटा, एक और एटम से जुड़ जाएगा। सो हेलोजन कंबाइंस विद 1 मोर हेलोजन एटम, एक और हेलोजन एटम के साथ, और उसकी जो स्टेट है, एंड इट्स स्टेट इज, क्या रहेगी इसकी स्टेट बच्चों, डाई एटॉमिक। अच्छा, आप कहोगे सर आप टॉपिक खिंचवा रहे हो, देखो ग्रुप 18 में आ जाओ बेटा। हीलियम लिखते हैं ना He, नियोन Ne, नाम सुने होंगे, आर्गन Ar। आपने कभी नहीं देखा ना हीलियम He2 He4, यानी वो सारे बेटा सिंगल एटम की फॉर्म में मिलते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट, तो मोनो एटॉमिक स्टेट में मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगे, वही बात बेटा, फुली फिल्ड है, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए बेटा वो अपने दूसरे एटम से जुड़ेगा नहीं। मान लो हीलियम को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो दूसरे हीलियम से जुड़ेगा नहीं, जब तक जुड़ेगा नहीं उसकी स्टेट क्या होगी बेटा, डाई ट्राई टेट्रा एटॉमिक हो ही नहीं सकती। तो क्या बोल देंगे, कोई भी बेटा क्या है, नोबल गैस है, तो नोबल गैसेज एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक स्टेट। मोनो एटॉमिक मतलब मोनो का एटम नहीं, सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक स्टेट, किस वजह से, ड्यू टू फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो एटम जिस स्टेट में, उसी में क्या वो स्टेबल है, इसलिए उसकी स्टेट क्या मिलेगी बेटा, मोनो एटॉमिक मिलेगी। तो ये एलिमेंटल स्टेट सबके लिए कंप्लीट। हेलोजेंस के कुछ प्रॉपर्टीज़ को अलग से डिस्कस करते हैं, जो ट्रेंड से अलग है, पर्टिकुलर उसकी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी बच्चों, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसको एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये बच्चों आपको आता ही होगा, दो एटम है, जैसे मैं हेलोजन से शुरुआत करता हूँ, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, दो एटम है, इस बॉन्ड को तोड़ करके दोनों एटम को अलग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी। दो एटम के बीच में बच्चों बॉन्ड तोड़ के उनको अलग करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। टेक्निकल भाषा में ऐसे ही बोलते हैं, एक मोल कंपाउंड में, ठीक है, दो एटम को अलग अलग करने के लिए बॉन्ड तोड़ करके जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो बच्चों आप सीधे सीधे बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, जिसका बॉन्ड मजबूत होगा वहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और बॉन्ड किसका मजबूत होगा, अगर ये पहले भी पढ़ा आपने, दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स का साइज क्या है, छोटा है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी किसको ज़्यादा लगेगी, जिसका बॉन्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग होगा, जिस एटम का साइज छोटा होगा। तो बच्चों इस हिसाब से अगर हम लिखना चाहते हैं
तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। क्लोरीन के लिए कम, ब्रोमीन के लिए और कम, और आयोडीन के लिए सबसे कम। लेकिन एक्चुअल में ऑर्डर ये गलत है। ठीक ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 के लिए, उससे कम Br2 के लिए, उससे कम फ्लोरीन के लिए, और सबसे कम I2 के लिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है? नो डाउट फ्लोरीन का साइज छोटा है, लेकिन साइज इतना छोटा है कि जब ये एटम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं जुड़ करके, तो इलेक्ट्रॉनिक क्या करेंगे? बॉन्ड में रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन से, साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, और रिपल्सन से बॉन्ड इतना वीक होगा कि वो टूट जाएगा। इसलिए बच्चों, ना होते हुए भी ट्रेंड से अलग इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ? इसका तो ये लॉजिक है। बाकियों में साइज का लॉजिक चलेगा। साइज छोटा है क्लोरीन का, ब्रोमीन से बॉन्ड मजबूत है, एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ब्रोमीन का साइज बड़ा है, बॉन्ड वीक है, एनर्जी और कम लगेगी। आयोडीन का सबसे बड़ा साइज है, बॉन्ड और वीक है, एनर्जी और कम लगेगी। तो ये ट्रेंड बेटा किस वजह से है? इसको एक लाइन में लिखते हैं। F2 हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन Cl2 and Br2 because फ्लोरीन एटम का साइज क्या है? स्मॉल है, हैज स्मॉल साइज, इसलिए यहाँ पे क्या है? सो देयर इज, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है बॉन्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इन बॉन्ड, जो क्या कर देगा? बॉन्ड को वीक कर देगा। विच मेक्स बॉन्ड वीक, जो बॉन्ड को क्या बना देगा? वीक बना देगा। और बाकी बच्चों, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में साइज वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। इन Cl2, Br2 एंड I2 बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, अगली प्रॉपर्टी है बच्चों कलर फॉर्मेशन। तो कलर फॉर्मेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने +1 में पढ़ा होगा, उसको इधर हम लागू करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? एक बच्चों यहाँ एनर्जी लेवल को बताने के लिए मैं ऐसे एक लाइन लगाता हूँ। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बच्चों एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है। सबसे नीचे यहाँ कम एनर्जी का लेवल बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सुना होगा नाम। फिर बच्चों एक ज़्यादा एनर्जी का लेवल बताते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। ठीक, ये भी सुना होगा। तो हैलोजन एटम के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी के लेवल, किसी भी एटम में, अब हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बच्चों लो एनर्जी के लेवल ग्राउंड स्टेट में है। बाहर से आकर के लाइट इसके ऊपर गिरती है, तो इलेक्ट्रॉन को बच्चों लाइट से एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए वो ज़्यादा एनर्जी के स्टेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। चला गया, एनर्जी मिली तो कम एनर्जी लेवल को छोड़ के ज़्यादा में चला गया। यहाँ थोड़ी देर रहेगा, फिर उसको घर की याद आएगी, वापस घर ही आना होता सबको, तो वापस अपने घर आएगा। लेकिन शर्त क्या है? यहाँ आने के लिए इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। तो जो इसने लाइट से एक्स्ट्रा एनर्जी ली थी उसको वापस छोड़ देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा एनर्जी कम करने के लिए। और बच्चों जैसे कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, छोड़ेगा, वही क्या होगा? हैलोजन का कलर होता है। इस तरीके से बच्चों हैलोजन जो होते हैं वो कलर फॉर्मेशन करते हैं। लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन एटम इज प्रेजेंट इन लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी के स्टेट में, जिसको बोलते हैं हम कोल्ड ग्राउंड स्टेट।
व्हेन, जब आकर के लाइट गिरती है, लाइट फॉल्स ऑन एटम, हेलोजन एटम पे, देन बाई गेनिंग एनर्जी, एनर्जी को गेन करके, कहाँ से, लाइट से, फ्रॉम लाइट इलेक्ट्रॉन मूव्स टू हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी के स्टेट में जाएगा, कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, चला गया। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, इलेक्ट्रॉन वापस आएगा ग्राउंड स्टेट में, इधर मूव्स बैक टू ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, क्या करते हुए, एक्स्ट्रा एनर्जी को छोड़ के, बाई रिफ्लेक्टिंग एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी को कैसे, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर दिया। कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, जो लाइट उसने रिफ्लेक्ट की उसका कलर, कलर ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज द, क्या होता है बच्चों, कलर होता है किसका, हेलोजन का। ये बच्चों ऐसा कलर फॉर्मेशन का इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों अगली प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। क्या क्वेश्चन, although F2 has the, F2 की जगह लिखना चाहिए बेटा सीधा फ्लोरीन, F has the low value of या लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, लो नेगेटिव है, फिर भी इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, जो दूसरे से खुद इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, देखिए बेटा, तो यहाँ से एक बात समझ लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड नहीं करती, इस पे तो करती ही है, इसके अलावा दो फैक्टर और हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे भी डिपेंड करती है। तो लिखते हैं इस बात को पहले बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन, कितने फैक्टर पे डिपेंड करेगा बच्चों, 3 पे। पहला फैक्टर है बच्चों इसके अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब जो पढ़ा आपने बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ये फेवरेबल है फ्लोरीन के लिए, ये बॉन्ड जल्दी टूटता है, बॉन्ड जल्दी टूट के एटम फ्री होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बिल्कुल ठीक है, फेवर में है। चलो जी, फ्री हो गया ये। फिर दूसरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी जब एटम फ्री हो गया एफ का तो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करना चाहिए था, लेकिन ये गेन नहीं करता है जल्दी, ये फेवरेबल नहीं है एफ के लिए। चलो जी, गेन नहीं किया, चलो टाइम लगाया, फिर टाइम लगाने के बाद अगला फैक्टर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तीसरा फैक्टर है बच्चों, मान लो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल है या नहीं है, तो वाटर में डाल देंगे, तो वाटर में जैसे 1 मोल आयनिक कंपाउंड या आयन जुड़ता है तो जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है वो हाइड्रेशन होती है। चार्ज ज़्यादा होगा, ज़्यादा जुड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो बच्चों बोल देंगे हाइड्रेशन एनर्जी कब ज़्यादा होगा, जब चार्ज ज़्यादा होगा। एफ का साइज सबसे छोटा है, -1 चार्ज ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा। एफ रिलीजेज, एफ नेगेटिव रिलीजेज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बेटा, ये हाईली स्टेबल है। और ये एनर्जी अगले मॉलिक्यूल के बेटा, मतलब अगले F2 के लिए बॉन्ड तोड़ने के काम भी आ जाएगी।
यानी दो फैक्टर ने फॉलो किया इसको। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी कम चाहिए और F नेगेटिव वाटर में डिजोल्व होने के बाद एनर्जी ज़्यादा रिलीज करता है, ज़्यादा स्टेबल है और वो एनर्जी किसी के बॉन्ड तोड़ने के काम आ जाएगी अगले मॉलिक्यूल के। तो दो फैक्टर फेवरेबल होने की वजह से लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होने की वजह से ये सारे हेलोजेंस में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इसको लिखते हैं बच्चों, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्या ये इट इज अ दो फैक्टर फेवर में है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों इसलिए ओवरऑल हेलोजेंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी का ऑर्डर होता है सबसे ज़्यादा F2, उससे कम Cl2, उससे कम Br2, उससे कम I2, इन फैक्टर्स को मिलाते हुए। ठीक है, बड़ा साइज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी इंक्लूड होगी, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ये चलता है। फ्लोरीन का ये रीजन मैंने आपको बताया। तो कुछ बच्चों हेलोजन की प्रॉपर्टी जो लिंक से हटके थी वो आपकी कंप्लीट होती है। कुछ बच्चों प्रॉपर्टी जो और देखते हैं नोबल गैसेस के बारे में और आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चों पहली प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों कहीं भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आता है तो मैं ये समझाता हूँ कि कोई एक मॉलिक्यूल है तो अपने दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा। जैसे वाटर का एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से या बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं, उस पर उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। हम कभी ये तो नहीं कहते ना एक वाटर का मॉलिक्यूल पकड़ा और उसका बॉइलिंग पॉइंट देखना है। हम क्या लेते हैं, मान लो आपने 1 लीटर वाटर लिया तो उसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे और उनमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उसको देख करके बताते हैं। तो ऐसे बच्चों नोबल गैस के आइटम का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना, मान लो आपने हीलियम का देखना है तो वहाँ क्या देखेंगे आप, हीलियम के बहुत सारे आइटम आपस में कौन सा बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं। नियोन का देखना है तो नियोन के कई सारे आइटम आपस में कौन सा बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं उसको चेक करना होता है। आइए बात समझ। तो आपको पता है कि इनका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, फुली फिल्ड है। तो इसलिए बच्चों नोबल गैस का एक एटम अपने ही दूसरे एटम से कौन सा बॉन्ड बनाता है, वंडरवाल बॉन्ड बनाता है। सुना होगा ना वंडरवाल बॉन्ड, दो एटम को मॉलिक्यूल को जोड़ के रखता है। ठीक, पहले बताया होगा जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का एटम का उतना ज़्यादा क्या लगता है, वंडरवाल बॉन्ड लगता है। तो नोबल गैस के एटम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है किस पर डिपेंड करेगा, उनके अंदर लगने वाले बच्चों वंडरवाल बॉन्ड के ऊपर। और वंडरवाल बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है, सीधे सीधे साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब मैं यहाँ बच्चों नोबल गैस के एटम लिखता हूँ, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, लिख दिए। हीलियम से जिनोन तक डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा ना हीलियम से जिनोन तक। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इनका वंडरवाल बॉन्ड भी इंक्रीज होगा। और अगर बच्चों वंडरवाल बॉन्ड इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे चलते हुए क्या हुआ बच्चों, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट increases due to increase in वंडरवाल। सीधा सा लॉजिक है। अब 2-3 बातें बच्चों और ऐसे रिलेटेड मैं इकट्ठे यहीं करा देता हूं। जैसे ये आ जाए एक चीज, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। क्या होता है लिक्विफिकेशन का मतलब बच्चों, लिक्विड में चेंज होना। ये गैस है ना नोबल गैस, तो इनका गैस को हम अगर कंप्रेस करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का मतलब इनकी लिक्विड में चेंज होने की पावर। तो बच्चों गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड में कब जाएगा, जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल के बीच में
बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बोल सकते हैं ऐसा? ठीक कह रहे हो ना? गैस का मॉलिक्यूल बेटा लिक्विड में कब जाता है? जब गैस के मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो देखो बेटा, इनमें मान लो हीलियम हीलियम है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? वन डर वाल लगेगा सब में। हीलियम के एटम में क्या लगेगा? वन डर वाल। किसी का पकड़ लो आप, क्रिप्टॉन का है तो इसके एटम में भी क्या लगेगा? वन डर वाल बॉन्ड लगेगा। और बेटा साइज बड़ा होने से वन डर वाल बॉन्ड क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपस में वन डर वाल बॉन्ड का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? इनका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? गैस जल्दी से जल्दी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा बच्चों? सेम यही चलेगा। सबसे कम टेंडेंसी होगी लिक्विड में आने की हीलियम के लिए, उससे ज़्यादा नियोन, फिर बेटा उससे ज़्यादा आर्गन, फिर क्रिप्टॉन और सबसे ज़्यादा जीनोन। तो ऐसा लिखेंगे बेटा, क्या होगा इनका? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज इज, क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि बिकॉज साइज इंक्रीज होगा, इसलिए साइज इंक्रीज होने से क्या होता जाएगा बच्चों? वन डर वाल बॉन्डिंग भी क्या होती जाएगी? स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। वन डर वाल बॉन्डिंग इनकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात, दोनों एक जैसी है, दोनों में कोई डाउट? अगली चीज देखते हैं बच्चों, ये भी इससे अलग है, नहीं ये पढ़ाता हमको सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी मतलब मान लो आपने इसको वाटर में डाला, ठीक है, तो वाटर के अंदर ये जाके सोलिबल होते हैं। आप कहेंगे सर क्यों सोलिबल होंगे? कभी बच्चों आपने नाम सुना होगा लंदन और डिस्पर्सन फोर्स। देखो क्या होता है, तो सोलिबिलिटी में बच्चों मैं नाम ले रहा था ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तो वहीं से एक बार स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपने किसी भी एटम को वाटर में डिजोल्व करना है, वहाँ उसकी सोलिबिलिटी देखनी है, तो ये लिखा मैंने वाटर। O पे नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, H पे पॉजिटिव। ये क्या बन गया? एक डाइपोल बन गया ना। डाइपोल मतलब जहां दो चार्ज हो, डाई मतलब दो, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक हो गया? और मैंने यहां बच्चों कोई भी नोबल गैस का आइटम लिख लिया, मान लो मैंने लिख लिया आर्गन, ये लिख लिया। आपने फिजिक्स में सुना होगा बेटा सबने, इंडक्शन ऑफ चार्ज सुना है ना। अनचार्ज बॉडी के ऊपर अगर चार्ज बॉडी को लेके रब करते हैं, लाते पास में, तो उस पर चार्ज डेवलप होगा। इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बच्चों डाइपोल का नेगेटिव वाला हिस्सा यहाँ क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। इसने यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। और बेटा ये पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा इस हिस्से पे क्या डेवलप कर देगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये भी डाइपोल बन गया ना एक। तो क्या बोलेंगे बेटा? इस डाइपोल ने नया डाइपोल बना दिया। तो क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल ने नया डाइपोल इंड्यूस किया, तो इसका नाम हो गया बेटा ये डाइपोल, ये इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बच्चों ये जो पहले वाला डाइपोल था और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल बना है, जो ये क्या बना है? इंड्यूस्ड डाइपोल बना है। इनके अपोजिट आयन का क्या लगेगा? आपस में अट्रैक्शन लगेगा, और जितना ज़्यादा आपस में अट्रैक्शन लगेगा बेटा, उतना ज़्यादा ये एटम इसके अंदर क्या होगा? आकर के सॉल्युबल होगा, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करके जोड़ लेगा और इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। तो बेटा क्या बोलेंगे? नोबल गैस के एटम किस लिए सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर? ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये पहली बात है इसके अंदर। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं एटम्स ऑफ, फिर ऑर्डर देखेंगे इनका। नोबल गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं ड्यू टू डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब बच्चों अगली चीज जो पढ़ने की है, देखो बेटा एक बार ऑर्डर देखते हैं। हीलियम से आर्गन तक साइज क्या होगा? नोबल गैस के एटम का इंक्रीज होगा,
होगा ना इंक्रीज। मान लो हीलियम जो होगा इसका सबसे छोटा साइज होगा और आर्गन का सबसे बड़ा साइज होगा। तो बेटा बड़ा साइज होगा तो उसके पास होगा, छोटा आइटम मान लो दूर है, छोटा सा साइज है, बड़ा क्या करोगे इसके पास में आ जाएगा। तो जल्दी यहाँ पे चार्ज क्या कर सकता है, ये इंड्यूस कर सकता है। और अगर चार्ज जल्दी इंड्यूस होगा तो क्या होगा बेटा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन जल्दी बनेगा। इसलिए बड़े एटम की सोलिबिलिटी क्या होगी, वाटर में ज़्यादा होगी। तो हीलियम से लेके बेटा क्या बोलेंगे, नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन तक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए बेटा डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब ये अपोजिट आयन का अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। और ऐसा होने से नोबल गैस की सोलिबिलिटी क्या होगी, वाटर के अंदर इंक्रीज होती जाएगी। आइए लाइन समझ। तो लिखते बेटा इसको, यहाँ पहले ऑर्डर ही लिख लो, हीलियम, उससे ज़्यादा सोल्यूबल नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जेनोन। सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर के अंदर सोलिबिलिटी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, बिकॉज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा वाटर के साथ। कैसे, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम। सुना होगा कभी आपने एंथैल्पी मतलब एनर्जी। फ्यूजन होता है बच्चों, सीधी सी उसमें सिंपल भाषा में, आपके पास कोई एक मोल सॉलिड है, उसको आपने हीट दिया, हीट लेकर के बेटा सॉलिड क्या होगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो बेटा 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको बोलते हैं उसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। समझ आया, फ्यूजन मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, उसके लिए जो हीट चाहिए। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर सॉलिड को हीट देके लिक्विड में चेंज करना है तो हीट की वैल्यू ज़्यादा कब लगेगी, जब उसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर वीक होगा जैसे कि आइस है बेटा, थोड़ी सी हीट की भी जरूरत नहीं है, टेम्परेचर ही बदल दो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट होकर सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। लेकिन बेटा आयरन ले लेंगे तो उसको क्या करना पड़ता है, भट्ठी में गर्म करना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, तब जा करके मेल्ट होता है। तो कुल मिला के इसके पार्टिकल के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है उस पर डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आई लाइन समझ। एंथैल्पी का मतलब बेटा हीट एनर्जी। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपर बनना, जब एक मोल लिक्विड को वेपर में चेंज करते हैं तो उसको बेटा चेंज करने के लिए जो हीट देंगे उसका नाम क्या है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। कुल मिला के लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। दोनों बातें अलग अलग आई ध्यान में। पहले में बच्चों लिक्विड को सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, दूसरे को बेटा लिक्विड को गैस में बदलना है। ठीक, यहाँ भी वही बात है बेटा, अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिल गए, जिसके अंदर अट्रैक्शन फोर्स बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, उसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, बोल सकते हो। अब बेटा इस सारे ज्ञान को नोबल गैस के एटम पे लगा दो। अब हीलियम के एटम है, नियोन के एटम, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं आपस में, वंडर वाल बॉन्ड बनाते हैं, और तो कुछ है नहीं। जैसे बेटा हीलियम मान लो लिक्विड की स्टेट में है, इसके एटम्स, आपने उसका वेपर बनाना है तो इनकी कौन सी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी, वंडर वाल बॉन्डिंग। और अगर बेटा वंडर वाल बॉन्डिंग वीक है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कम लगेगा, और वंडर वाल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो वही पुराना ऑर्डर चलेगा ना जो अभी तक हम तीनों चारों पढ़ते आ रहे हैं, हीलियम से जिनोन तक साइज इंक्रीज होगा। इसलिए
इनकी वन डेर वाल बॉन्डिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर बेटा वन डेर वाल बॉन्डिंग ही इंक्रीज हो जाएगी तो चाहे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हो और चाहे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो, दोनों चीज़ें क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी। आया लॉजिक समझ? तो लिखते हैं इसको। तो ऑर्डर बनेगा बच्चों सबसे कम हीलियम के लिए, उससे ज़्यादा नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जेनून। लिखते हैं इसे। तो इनका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी और बच्चों एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, दोनों क्या होंगे अगर पढ़ते हम तो, बोथ इंक्रीजेज क्यों, बिकॉज बॉन्डिंग क्या होगी, वन डेर वाल बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। किस वजह से इंक्रीज होगी बच्चों, ये हम पढ़ते आ रहे हैं तीनों चारों में, हीलियम से जिनोन तक साइज इंक्रीज होने की वजह से, बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज का इंक्रीज होगा, एलिमेंट्स का साइज ऑफ एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक बच्चों, फ्रॉम हीलियम टू जिनोन, हीलियम से लेकर के जिनोन तक। तो बच्चों ये तीनों चारों बातें क्या क्या पढ़ा हमने, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन, और एज ऑफ लिक्विफिकेशन, ये ठीक है, सोलेबिलिटी, ये सब का एक ही ऑर्डर है, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि सब के सब क्या होंगे, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे। अब कुछ प्रॉपर्टी ऐसे देखेंगे जो डाउन द ग्रुप इकट्ठे एक ही ऑर्डर में डिक्रीज होंगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो बेटा वैसे आपको डिफ्यूजन याद होगा ही, गैस के मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलना, सारे गैस ही हैं ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा चलेगा बेटा उसका डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। तो कौन सा गैस का मॉलिक्यूल जल्दी चलेगा, पार्टिकल जल्दी चलेगा, जिसका साइज छोटा होगा। जो भारी होगा वो तो क्या होगा बेटा, आराम आराम से चलेगा ना। अब मतलब आप इमोशनल मत होना, एक बच्चा पतला है तो उसके चलने की स्पीड, उसकी फुर्ती ज़्यादा होगी, और एक अच्छे खाते पीते घर का है ना, जब तो डबल ट्रिपल है तो क्या होगा, उसको बेटा मान लो वो चाहेगा कि मैं तेज चलूँ, लेकिन क्या नेचुरली ऐसा है ना भाई, उसका वजन ज़्यादा है, वो भारी भरकम है, तो क्या होगा, उसको चलने में उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। ऐसा देखने मिलता है ना। एक्सेप्शन तो खैर हर जगह है ना, गणेश आचार्य इतना मोटा है फिर भी इतना डांस करता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट है। तो बेटा किस गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा, जो गैस हल्की होगी, जिसका साइज छोटा होगा। तो इस हिसाब से क्या ऑर्डर होगा, हीलियम में तो सबसे छोटा साइज है, उसका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा, फिर हीलियम के बाद उससे कम बेटा नियोन, आर्गन, ऐसा डिक्रीज होता जाएगा। आया लॉजिक समझ। तो यहाँ लिखेंगे बेटा पहले ऑर्डर, सबसे ज़्यादा हीलियम का, फिर नियोन का, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, और फिर बच्चों जिनोन। तो ऐसे आते हुए इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किस वजह से, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम। एटम का साइज क्या होने से बेटा, इंक्रीज होने से। अगली प्रॉपर्टी है पोलराइजेबिलिटी। एक बार देखते हैं क्या ये। जैसे बच्चों कोई कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, और कैटायन के पास, एक बार समझ लें इसको क्या है, क्या बता रहा हूं मैंने हीलियम रख दिया, कोई भी नोबल गैस का आइटम रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन तो हो गई बेटा, चाहे बेसिक नोबल गैस का आइटम हो, इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके। कैटायन क्या करेगा बेटा, जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, क्लाउड समझ गए ना, घेरा इलेक्ट्रॉन का, उसका क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। भाई सीधी सी बात है, अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होने की वजह से बेटा इधर जाएगा, इसके क्लाउड की शेप बिगड़ जाएगी, चेंज हो जाएगी। बिगड़ना ना भी बोला बेटा, चेंज हो जाएगा, अट्रैक्ट हुआ
तो ये क्या है बेटा, ये जो इसकी पावर है ना कि कितना इस तरफ अट्रैक्ट हो गया, कोई भी नोबल गैस का एटम कैटायन की साइड कितना अट्रैक्ट हो गया और उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कितना चेंज हो गया, उसकी क्या होती है बेटा, पोलराइजेबिलिटी होती है। टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ नोबल गैस टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैटायन एंड टू चेंज इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड याद ना भी रहे बेटा कितना अट्रैक्ट हुआ, वो क्या है, उसकी पोलराइजेबिलिटी है। तो एक लाइन में डेफिनेशन लिख लेते हैं, वैसे +1 में होती थी डेफिनेशन ये, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एटम ऑफ नोबल गैस टू अट्रैक्ट, कहाँ अट्रैक्ट होने के लिए, टुवर्ड्स कैटायन। कैटायन मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा उसको, पोलराइजेबिलिटी। अब एक बार आपने बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, देखो ये सारे आइटम लिख दिया मैंने नोबल गैस के, हीलियम लिख दिया, नियोन लिख दिया, आर्गन लिख दिया, क्रिप्टॉन लिख दिया और बेटा जिनोन लिख दिया। तो ये चेक करना बेटा कि कौन ज़्यादा अट्रैक्ट होगा और कौन कम अट्रैक्ट होगा। अब दिमाग लगाना, देखो बेटा इसका साइज छोटा है, ये मान लो ये ऐसे बना दिया बेटा समझने के लिए, इसमें मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा इकट्ठे होंगे वो। ये बड़ा साइज है बेटा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो बेटा क्या हो जाएंगे, वो थोड़े से दूर दूर हो जाएंगे। भाई मान लो आपको बैठने के लिए जगह खुली मिलेगी, अब 5 लोग हैं तो क्या करेंगे आप, खुले खुले बैठेंगे, और जगह कम होगी तो क्या होगा बेटा, 5 लोग इकट्ठे रहेंगे। आर्गन में क्या होगा बच्चों, साइज और बड़ा हो जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, और दूर हो जाएंगे। और क्रिप्टॉन में क्या होगा बेटा, ये कहाँ और ये पता ही नहीं कहाँ, और दूर होंगे। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन पास में है तो पॉजिटिव आयन क्या करेगा, तुरंत अट्रैक्शन करेगा। देखो नेगेटिव ज़्यादा मिलेगा तो पॉजिटिव अट्रैक्शन करेगा ही, यहाँ भी अट्रैक्शन करेगा लेकिन बेटा कम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मान लो जो 2 इकट्ठे इस अट्रैक्शन कर रहा था, समझने के लिए ये 2 क्या हो गए बेटा, दूर दूर हो गए। इसमें क्या हो गए, ये और दूर हो गए, इसमें और दूर हो गए। तो हीलियम से लेके जिनोन तक पोलराइजेबिलिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूर दूर हो जाता है, इसलिए उसका अट्रैक्शन कम हो पाता है, नहीं हो पाता है। आई बात समझ। तो इसको भी लिखते हैं बेटा ऐसे, तो ऐसे पोलराइजेबिलिटी क्या हुई, इनकी डिक्रीज हुई। क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ड्यू टू साइज बड़ा होने से, इंक्रीज इन साइज। तो ये ऑर्डर हो गया बेटा एक जैसा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का भी और बेटा किसका, आपका पोलराइजेबिलिटी का भी। एक बच्चों और प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें, एडजॉर्प्शन। तो नाम तो सबने सुना होगा, कई सब बच्चों ने, कई इसके बारे में जानते भी होंगे। जैसे मान लो बोर्ड पे मैंने कई दिन नहीं लिखा तो इसके ऊपर क्या होगा, मिट्टी आके जम जाती है, और मिट्टी बेटा सिर्फ बोर्ड के सरफेस पे रहेगी, अंदर नहीं मिलेगी आपको, ये एडजॉर्प्शन है। बेंच पे जैसे बेंच खाली होते हैं तो मिट्टी जमी होती है, आप देख सकते हैं कि, और मिट्टी कहाँ रहेगी, सिर्फ बेंच के ऊपर रहती है, अंदर नहीं रहेगी मिट्टी। आप बेंच को चाहे तोड़ के देख लो। तो एडजॉर्प्शन ये होता है बेटा किसी चीज़ का आना और सिर्फ सरफेस पे उसका रुकना, जमना, इकट्ठा होना, दैट इज एडजॉर्प्शन। ठीक हो गया। तो नोबल गैस, गैस है ना ये, इनका भी बेटा किसी ना किसी सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है। जैसे बोर्ड के ऊपर आके हीलियम इकट्ठी हो जाएगी, नियोन, आर्गन, जिनोन। तो आपसे पूछा जाए बेटा किसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अब हीलियम तो छोटा सा एटम है, इसमें बॉन्डिंग की बात नहीं है कि हीलियम हीलियम के एटम कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, अकेले हीलियम के एटम आके इस पे इकट्ठे हो रहे उसकी बात करेंगे। तो हीलियम तो बेटा छोटा सा है ना, तो बोर्ड पे छोटा सा एरिया कवर करेगा वो। नियोन क्या, उससे बड़ा है ना वो, समझ आ रहा ना क्या बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा। आर्गन का साइज बड़ा है तो वो और बड़ा एरिया, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। क्रिप्टॉन का साइज बड़ा है तो और ज़्यादा एरिया क्या करेगा, और कवर करेगा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, नोबल गैस के एटम में हीलियम से आगे बढ़ते हुए क्या होगा, उनका एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होने से वो ज़्यादा सरफेस को
ज़्यादा एरिया को क्या करते हैं बच्चों, कवर करते हैं। इसमें किसी भी एटम के अंदर बॉन्डिंग की कोई बात नहीं है, इंडिविजुअल एटम की क्या ये प्रॉपर्टी है। ठीक, तो लिखते हैं इसको। तो इनका बच्चों रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज कैसे, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, एटम का साइज इंक्रीज होने से। अब बच्चों कुछ नोबल गैस के एटम्स के यूजेज देखते हैं। बहुत सारे यूजेज आप जानते होंगे, कुछ नए बताता हूँ। जैसे हीलियम गैस का यूज है, आपने +1 में सुना होगा कभी। हीलियम गैस को बच्चों जो बैलून्स छोड़े जाते हैं एयर के अंदर, जिनके हेल्प से हम मौसम का पता लगाते हैं, तो हीलियम गैस बहुत हल्की है ना, छोटी गैस है, तो बैलून में हल्की गैस भरेंगे तो बेटा ज़्यादा आराम से ऊपर हाइट तक उड़ेगा वो। तो एयर बैलून्स और एयर शिप्स के अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है, एक एप्लीकेशन। सेकेंड है बेटा, अगर आपने सेकेंड यूनिट पढ़ी हो, हेनरी लॉ पढ़ा उसके अंदर, तो जो क्या होता है बेटा, जो सी डाइवर होते हैं, वो जो समुद्र में नीचे जाते हैं बेटा डुबकी लगाने के लिए, तो उनके बॉडी में जब बाहर आते हैं तो पेन शुरू होता है, बैंड बोलते हैं। तो बैंड ना हो तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, वो हीलियम के सिलेंडर लेके जाते हैं। हीलियम क्या करता है, बॉडी में से पानी के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस करता रहता है और बॉडी में आता रहता है वो, इससे उस बॉडी में डाइवर के पेन नहीं होता। दूसरा यूज ये हो गया बेटा। ठीक, क्या बोला पहला मैंने, एयर बैलून्स में और एयर शिप्स में। दूसरा बेटा सी डाइवर्स यूज करते हैं। तीसरा एरोप्लेन के टायर को फ्लैट करने के लिए, टायर को क्या करने के लिए, फ्लैट करने के लिए उसके अंदर हीलियम गैस को भरा जाता है। एरोप्लेन के टायर को फ्लैट करने के लिए हीलियम गैस को क्या करते हैं, फिल करते हैं। तो लिखते हैं तीनों यूजेज को। फर्स्ट है बेटा, इन एयर बैलून्स एयरशिप्स। और कौन यूज करेगा, बाय डाइवर्स इन डीप सी डाइविंग। फॉर फ्लैटनिंग ऑफ टायर्स ऑफ एरोप्लेन। अस्थमा वगैरह के पेशेंट होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है ना बेटा, मौसम बदल जाए, मिट्टी विट्टी धूल वूल ज़्यादा हो जाए, तो उनके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए भी इसको दिया जाता है। ठीक है, इन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन ऑफ अस्थमा पेशेंट। और भी लिख सकते हैं, एक हीलियम और नियोन को मिला दिया जाए तो उससे बहुत लो टेम्परेचर ऑब्टेन हो सकता है। नहीं, किसी मान लो प्रैक्टिकल में किसी जगह पे आपको लो टेम्परेचर की जरूरत है, तो हीलियम और नियोन गैस को मिला दो आपस में। तो फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर हीलियम एंड नियोन आर मिक्स, इसके मिक्सचर का क्या करते हैं, यूज करते हैं।